हाय डियर, जय हिंद। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर तक लोकोमोशन एंड मूवमेंट तक पढ़ लिया, उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, मसल्स भी हमने पढ़ लिया, फिर बोन्स भी हमने पढ़ लिया। तो नाउ वी हैव अनदर चैप्टर दैट इज द कोऑर्डिनेटिव सिस्टम। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटिव सिस्टम में दो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं और दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम पर। तो इससे पहले हम चर्चा करेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या है और ये कोऑर्डिनेटिव सिस्टम क्या है। तो सिंपली वी कैन से नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम बोथ आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिव सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही मिल करके काम करते हैं, मतलब ज्वाइंटली फंक्शन करते हैं। दोनों एक साथ मिल करके काम करते हैं। कहने का मतलब इनका सिंक्रोनाइज्ड फैशन में ये वर्क करते हैं। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये सिंक्रोनाइज्ड फैशन में ये काम करते हैं, मतलब ये ज्वाइंटली एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक दूसरे के ऊपर लोग डिपेंड नहीं है। कहने का मतलब ये जैसे कोई भी हमारे बॉडी के काम है, कोई भी फंक्शंस है, जैसे मान लीजिए डाइजेशन है, एक्सपायरेशन है, इंस्पायरेशन है, या रिस्पायरेशन है, या न्यूट्रिशन है, या ब्लड का पंपिंग है, या किडनी के द्वारा यूरिन का बनना है, या हार्ट का बीट है। तो तरह तरह के काम या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं। तो इसमें से कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं और कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। तो इनके स्पीड को कंट्रोल करना ये कोऑर्डिनेटिव सिस्टम का काम होता है। तो हजारों करोड़ों टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर। तो कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं और कुछ रिएक्शन बहुत ही स्लो होते हैं। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन, इनको कैसे कंट्रोल हो, इनका कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ये इसके लिए हमारे बॉडी में एक अलग से सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, जिसका नाम हम लोग कोऑर्डिनेटिव सिस्टम रख दिए। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिव सिस्टम के। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे हम सबसे पहले सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो इसी से हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेटिव सिस्टम। तो वी हैव द पॉइंट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है ध्यान से समझते हैं। सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन इसको हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज द कंट्रोल, या किसी चीज को कंट्रोल करना। ये हमारे बॉडी में जो एक्शंस हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करना कहलाएगा कोऑर्डिनेशन। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमारे बॉडी के दो या दो से अधिक ऑर्गन, जैसे मान लेते हैं हमारा हार्ट है, मान लेते हैं हमारा लंग्स है, या हमारा किडनी है। तो हमारे बॉडी के दो या दो से अधिक ऑर्गन ये एक दूसरे के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं। कहने का मतलब आप कह सकते हैं जब टू आर मोर ऑर्गन इंटरएक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। इसको सीधा सीधा हम जान सकते हैं, व्हेन टू आर मोर ऑर्गन, व्हेन टू आर मोर ऑर्गन, दो या दो से अधिक, टू आर मोर ऑर्गन, दो या दो से अधिक ऑर्गन इंटरएक्ट करते हैं, इंटरएक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट टू वन अनदर। जब दो या दो से अधिक ऑर्गन एक दूसरे के फंक्शन को इंटरएक्ट या कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, द प्रोसेस इन विच टू आर मोर ऑर्गन इंटरएक्ट एंड complement the function of one another, complement the function of
फंक्शन ऑफ वन अनदर, दिस इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से समझते हैं। जो है इसको पहले हम जो है एक एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे आपके घर का एक मुखिया है, तो आपके पेरेंट्स आपके घर को चलाते हैं, तो घर में आपके चाचा जी भी हैं, आपके दादाजी भी हैं, मम्मी जी भी हैं, आप भी हैं, या आपकी बहन है, या दूसरे और भी मेंबर्स हैं। तो हर मेंबर्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो आपके घर में अगर कोई इकोनॉमिकल सिस्टम गड़बड़ होता है, तो आपके पापा आपसे डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, तो आपके मम्मी से बोलते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी जो है चेंज आपके फैमिली में आया, मान लीजिए आपके घर पेरेंट्स मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो है घर से बाहर कुछ महीनों के लिए जा रहे हैं, तो अब क्या होगा? तो क्योंकि सबकी लाइफ उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती थी, क्योंकि वो पैसा कमा के लेके आते थे, तो आप पूरे परिवार को देते थे, पूरे परिवार का दिनचर्या आराम से चलता था। अब वो फैमिली हेड ऑफ द फैमिली नहीं है, तो क्या होगा? पैसा नहीं आएगा, तो अब उसका इफेक्ट सबके ऊपर पड़ेगा। मीन्स है ना, घर के दूसरे कामकाज जो है या दूसरे जो मेंबर है, सबको पैसे चाहिए काम जो है अपना जीवन यापन करने के लिए। अब पैसे नहीं आएगा तो सबका जो है सबके पास कोई ना कोई अपना एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसी तरह से जैसे कि अगर हम इसको समझते हैं, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। डू फिजिकल एक्सरसाइज, डू फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। जैसे आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई मेहनत करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले तो आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एनर्जी चाहिए इसके लिए, मतलब आपके बॉडी का एनर्जी डिमांड बढ़ेगा, और उस एनर्जी उस ज्यादा एनर्जी को बनाने के लिए काम किसको करना पड़ेगा? सेल के अंदर जो माइटोकाइंड्रिया है वो तेजी से काम करना शुरू करेगा, तब जाके तेजी से एनर्जी बनेगा। इतना ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो कहने का मतलब हमारे बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। तो काम क्या हुआ? फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो है क्या हुआ? एनर्जी डिमांड बढ़ा, और अगर एनर्जी डिमांड बढ़ा तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा। इस ऑक्सीजन के डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको हमारे लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तब जाकर के हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आएगा। अब जरा देखिए, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो अब दूसरे ऑर्गन के भी फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होंगे। जैसे हमारे हार्ट की बात करें तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, तो कहने का मतलब हार्ट का बीट भी बढ़ेगा। हार्ट का बीट बढ़ेगा तो हार्ट पंप बहुत तेजी जल्दी ब्लड पंप करेगा। तो जब हार्ट जल्दी ब्लड पंप करेगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आपने किया क्या? केवल फिजिकल एक्सरसाइज किया। तो फिजिकल एक्सरसाइज किया, तो फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या हुआ? एनर्जी डिमांड इंक्रीज कर गया। एनर्जी डिमांड इंक्रीज कर गया। और एनर्जी के डिमांड इंक्रीज करने से क्या हुआ? एनर्जी के डिमांड इंक्रीज करने एनर्जी का जो डिमांड हो रहा है, तो इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो कहने का मतलब O2 है ना, O2 सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा। O2 सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे बॉडी में इंक्रीज होना पड़ेगा इस एनर्जी के डिमांड को पूरा करने के लिए। और इस O2 की सप्लाई को इंक्रीज कराने के लिए तो क्या बढ़ना होगा? ब्रीदिंग रेट। कहने का मतलब ब्रीदिंग रेट, हमारे बॉडी का ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाएगा। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज किया, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करेगा तो इसके बाद क्या होगा? हार्ट बीट भी इंक्रीज करेगा। हार्ट बीट, तो बॉडी का हार्ट बीट इंक्रीज कर गया, और हार्ट बीट इंक्रीज किया तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा। ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से आपने यहां काम क्या किया? फिजिकल एक्सरसाइज किया, तो एनर्जी का डिमांड बढ़ा। एनर्जी के डिमांड को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ना पड़ेगा।
ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए ब्रीदिंग रेट बढ़ना पड़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ा तो हार्ट बीट बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो मतलब ये जो है ब्लड फ्लो, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फंक्शंस है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए डू द फिजिकल एक्सरसाइज, ये किसका काम हुआ? तो ये काम हुआ मसल्स का। यहाँ पे आप देखते हैं तो ये मसल्स का काम है, तो हमारे बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इनका तेज हो गया, तो क्या हुआ? एनर्जी डिमांड बढ़ा, फिर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा, ब्रीदिंग रेट बढ़ा। कहने का मतलब ये किसका फंक्शन हो गया? ये लंग्स का फंक्शन हो गया। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ लंग्स, ये लंग्स का फंक्शन हो गया। अब जरा देखो तो लंग्स का फंक्शन क्या हुआ? ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। फिर हार्ट बीट बढ़ना, ये किसका फंक्शन हुआ? हार्ट का हुआ। तो दीज आर द हार्ट जो है हार्ट का फंक्शन। अब जरा देखिए ब्लड है ना फ्लो इंक्रीज करेगा, तो ब्लड फ्लो है ना, ब्लड किसमें फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। अब जरा देखिए यहाँ पे आपने एक छोटा सा काम किया, फिजिकल एक्सरसाइज कर दिया, तो इसको जो है इसको पूरा करने के लिए हमारे बॉडी के कई ऑर्गन काम करना शुरू कर दिए। पहला ऑर्गन हो गया आपकी बॉडी का मसल्स, दूसरा देखो लंग्स हो गया, तीसरा देखो हार्ट हो गया, चौथा देखेंगे तो ब्लड वेसल्स हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक हमारे बॉडी के ऑर्गन इंटरैक्ट, जिनके फंक्शन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, दिस इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन। इसी टर्म को हम यूज करते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप याद रखिएगा नीट का ये क्वेश्चन है, नीट में यह पूछा जा चुका है कि कोऑर्डिनेशन जैसे कि फंक्शन उसमें कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है तो कौन कौन से मसल्स, जैसे मसल्स है ना, जैसे लंग्स, जैसे हार्ट, जैसे ब्लड वेसल्स, जैसे किडनी। ठीक, तो ये जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं ना, मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड किडनी, ये एक दूसरे के फंक्शन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन। अब जरा हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन जनरल दो तरह का हो सकता है। तो हमारे बॉडी में दो तरह के कोऑर्डिनेशन हो सकते हैं, तो कौन कौन से होते हैं हम बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन और दूसरा हो सकता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, है ना। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन, तो पहला कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी का है न्यूरल कोऑर्डिनेशन, तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन हो गया। और दूसरा कोऑर्डिनेशन हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ये दो तरह के कोऑर्डिनेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करते हैं कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या है। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन जरा देखिए, तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन सिंपल सी बात है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज प्रोवाइडेड बाय नर्वस सिस्टम। तो वह कोऑर्डिनेशन जिसको नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है उसको हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी के जिस फंक्शन को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उस फंक्शन जो है उसको हम कहेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन। तो दीज आर प्रोवाइडेड बाय, आप कह सकते हैं दीज आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो दीज आर प्रोवाइडेड बाय, तो प्रोवाइडेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, तो इसको एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन, मतलब न्यूरल कोऑर्डिनेशन करने के लिए केमिकल का यूज होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी एक केमिकल यूज होता है जिसको हम नाम देते हैं हार्मोन्स। तो ध्यान दीजिएगा, तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन में न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स यूज होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम सीखने की कोशिश करेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हम बात करते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन की,
तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन तो आप कह सकते हैं दीज आर द हाई स्पीड सर्विस, हाई स्पीड सर्विस। तो ये हाई स्पीड सर्विस होता है। हाई स्पीड सर्विस का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। हाई स्पीड सर्विस करने का मतलब यहाँ पर जो भी फंक्शन है वो बहुत तेजी से कोऑर्डिनेट किए जाएंगे। इनका सर्विस जो होता है बहुत फास्ट होता है। कहने का मतलब ये रैपिड कोऑर्डिनेशन होता है। तो आप कह सकते हैं ये रैपिड कोऑर्डिनेशन होता है, या आप कह सकते हैं ये फास्ट कोऑर्डिनेशन होता है। किसी भी काम को बहुत कम टाइम में या कंट्रोल कर ले, किसी भी फंक्शन को। दूसरी हम बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन तो आप कह सकते हैं ये स्लोली बहुत धीरे धीरे कंट्रोल करता है। तो जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत धीरे धीरे कंट्रोल जो है करता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन के कंपेरिजन में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर ले तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन ये किसी भी काम को कंट्रोल करने में ज्यादा टाइम लगाता है। तो आप कह सकते हो दीज आर द है ना स्लो स्पीड सर्विस। तो दीज आर द स्लो स्पीड सर्विस। ये हाई स्पीड सर्विस होता है और ये स्लो स्पीड सर्विस होता है। तो हम आगे की बात करते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन में। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो ये रैपिड कंट्रोल करता है और ये बहुत धीरे धीरे कंट्रोल करता है। तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्स जो होता है ये इमीडिएट होता है, जबकि इसका जो रिस्पॉन्स जो होगा वो बहुत डिलेड रिस्पॉन्स होगा। तो दीज आर डिलेड रिस्पॉन्स। तो ये डिलेड रिस्पॉन्स देगा और ये इमीडिएट रिस्पॉन्स देगा। कहने का मतलब ये तुरंत रिस्पॉन्स दे देता है और ये लेट में रिस्पॉन्स देता है। इसको समझते हैं जैसे मान लीजिए कोई मच्छर है ना। तो मच्छर है तो मच्छरनी ना, कोई मच्छरनी आपको अगर काटा तो मच्छरनी आपके ब्लड को है ना चूसने के लिए आपको बाइट किया। तो बाइट जैसे ही किया मतलब स्टिमुलस दिया तो दर्द आपको तुरंत होगा कि दर्द रिस्पॉन्स मतलब तुरंत आएगा कि 3 महीने के बाद आएगा। तो रिस्पॉन्स तो भैया तुरंत आएगा है ना। काटा, अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि मच्छरनी ने काटा और आपको दर्द 3 महीने के बाद होना शुरू होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जिस टाइम बाइट करेगा उसी टाइम पेन होगा। यानी मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा। इसको ऐसे एक तरह से और समझते हैं, जैसे मान लो कोई सुंदर कन्या है और वो सुंदर कन्या है ना, उस सुंदर कन्या को आपने देखा और आपका मन उसके ऊपर आ गया, आप उससे शादी करना चाहते हैं। आप जाकर के जैसे ही प्रपोज करेंगे, अब उस सुंदर कन्या के पास 2 ऑप्शन है। एक तो वो तुरंत रिस्पॉन्स कर देगी, आपने स्टिमुलस किया, स्टिमुलस क्या हुआ प्रपोज किया, आप जाकर के उसके पास प्रपोज किए और अब जो है बदले में वो क्या की, तुरंत रिस्पॉन्स कर दी। तुरंत रिस्पॉन्स की कहने मतलब उसका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, कहने मतलब न्यूरल कोऑर्डिनेशन काम कर रहा है। तो तुरंत रिस्पॉन्स क्या की है ना, अपना हाथ उठाई, तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ कांटे से चपका दी और आपका गाल क्या हुआ, लाल हो गया। तो आपका गाल हुआ लाल, तो कैसा लाल, टमाटर जैसा लाल। अब जरा देखिएगा इमीडिएट रिस्पॉन्स है। अब दूसरा ऑप्शन उसका क्या है, तो दूसरा ऑप्शन है कुछ टाइम के लिए वो सोचेगी है ना, 1 आध 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन है ना, तो सोचेगी और फिर इसके बाद आपको रिस्पॉन्स देगी। तो वो रिस्पॉन्स डिलेड हुआ, बहुत लंबे टाइम के बाद रिस्पॉन्स आया है ना। जो है जो कि उसके बॉडी में उस रिस्पॉन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, केमिकल सिस्टम या केमिकल। ऐसे रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ऐसे कोऑर्डिनेशन को क्या कहेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। तो ये शॉर्ट लिव्ड होता है। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है ये शॉर्ट लिव्ड होता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन शॉर्ट लिव्ड होता है, जबकि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो होगा ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। कहने का मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए होगा। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन जैसे कोई भी फंक्शन कंट्रोल हुआ और फिर तुरंत खत्म,
कोऑर्डिनेशन 2 मिनट के अंदर खत्म, लेकिन ये जो है बहुत लंबे टाइम तक जो है इसका इफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स न्यूरल कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पॉन्स है बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होगा एक लंबे समय के लिए रिस्पॉन्स रहेगा। जैसे मान लीजिए उस सुंदर कन्या ने आपकी कुटाई की, पिटाई पटाई कर दी, थुराई कायदे से कर दी, और अब ये रिस्पॉन्स तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स आया था, तो कुछ समय के लिए आपका गाल वाल सूजा उजा रहेगा, फिर इसके बाद 1-2 दिन बाद सही हो गया। लेकिन वो डिलेड में रिस्पॉन्स दी, कहने का मतलब सोची और इसके बाद परिवार वालों से अपने बात की, और इसके बाद है ना आपसे बात की और आपसे शादी बना ली, और अब जरा देखो ये रिस्पॉन्स लॉन्ग टाइम तक चला। कहने का मतलब है ना आपने प्रपोज किया, उससे शादी कर लिया, और एक लंबे समय तक ये जो है रिस्पॉन्स चल रहा है। कहने का मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग है। तो लॉन्ग लास्टिंग और शॉर्ट लिव्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये रिस्पॉन्स बहुत कम समय के लिए होगा, लेकिन इसके द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जाता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होता है। तो दीज आर पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन, पॉइंट कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होता है न्यूरल सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर डिफ्यूज्ड कोऑर्डिनेशन होगा। हियर इज द डिफ्यूज्ड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर डिफ्यूज कोऑर्डिनेशन होगा, यहाँ पर डिफ्यूज्ड कोऑर्डिनेशन होगा, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पर डिफ्यूज्ड कोऑर्डिनेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन का मतलब। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई क्लासरूम है, और इस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, और इस क्लासरूम में हमने बिजली का तार बिछा दिया और स्विच ऑन कर दिया, और जैसे ही स्विच ऑन किया तो करंट किसको लगेगा, किस बच्चे को करंट लगेगा? क्या सारे को लगेगा? नहीं। तो किसको लगेगा? वो बच्चा जो ना बिजली के तार के पास बैठा है ना, जो वायर के पास बैठा है उसी को करंट लगेगा, है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। दूसरी हम इसकी बात करें तो ये डिफ्यूज्ड कोऑर्डिनेशन होगा। डिफ्यूज्ड मतलब वाइड स्प्रेड, बहुत दूर तक जाएगा। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, और क्लासरूम में हमने पानी जो है भर दिया और कहा 400 लोगों को भैया इस पानी में बैठो। अब सारे बच्चे पानी में बैठ गए, और हमने स्विच ऑन किया और करंट जैसे ही प्रोपागेट किया, अब ये करंट किसको लगेगा? तो सारे बच्चे को लग जाएगा। कहने का मतलब ये रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? वाइड स्प्रेड, है ना, पूरे हर जगह पे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसके द्वारा जो कोऑर्डिनेशन किया जाता है किसी एक पॉइंट पर किया जाता है, लेकिन हार्मोन्स के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन किया जाता है ओवरऑल बॉडी होता है, पूरे बॉडी में यह कोऑर्डिनेशन होता है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसका रिस्पॉन्स जो होता है लोकलाइज होता है। तो इसका रिस्पॉन्स मतलब न्यूरल कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्स लोकलाइज्ड होता है, जबकि इसके रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो इसका रिस्पॉन्स वाइड स्प्रेड होता है, वाइड स्प्रेड। तो इसका रिस्पॉन्स वाइड स्प्रेड होता है, ये लोकलाइज्ड नहीं होता है। मतलब वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्स होता है। वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होगा? कहने का मतलब ये दूर तक जाएगा, ये लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स हुआ, है ना। तो सिंपल सी बात है, जैसे अगर आपको जो है जैसे अगर आपको आपके बॉडी में कहीं पिन चुभा देते हैं, तो पिन जहां पे चुभेगा वहीं पर पेन होगा। तो ये रिस्पॉन्स कैसा हुआ? लोकलाइज। अच्छा, अगर आपके बॉडी जो है आपके बॉडी में किसी डंडे से या किसी नुकीले चीज से वार करते हैं आपके बॉडी के ऊपर, तो उससे जो पेन हो रहा है तो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं हो रहा है, पूरे बॉडी में ही पेन होगा, है ना। जैसे इंटरनल पेन अगर किसी के कारण से हुआ तो पूरे बॉडी में वो पेन रहेगा, किसी एक लोकलाइज्ड एरिया में नहीं रहेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वहां पे रिस्पॉन्स लोकलाइज्ड होता है, लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वहां पर रिस्पॉन्स वाइड स्प्रेड होता है। तो कहने का मतलब जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा।
लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? हार्मोन्स के द्वारा। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है, जबकि न्यूरल कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। तो ये दोनों का अंतर है। तो आप एक बार फिर से सीखेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसका काम होता है? कोऑर्डिनेटिव सिस्टम का। कोऑर्डिनेटिव सिस्टम का काम होता है कोऑर्डिनेशन। अब जरा देखिए, कोऑर्डिनेटिव सिस्टम कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक नर्वस सिस्टम होता है और एक एंडोक्राइन सिस्टम। अब जरा देखिए, कोऑर्डिनेशन दो तरह का होता है। एक होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन और दूसरा होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के द्वारा बनाया जाएगा और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा बनाया जाएगा। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन की हम बात करें, ये हाई स्पीड सर्विस होगा, लेकिन ये स्लो स्पीड सर्विस होगा। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन का रिस्पांस इमीडिएट होगा और केमिकल कोऑर्डिनेशन का रिस्पांस डिलेड होगा। न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होगा ये शॉर्ट लिव्ड होगा, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, एक लंबे टाइम के लिए होगा। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन ये डिफ्यूज्ड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पांस होगा वो लोकलाइज्ड होगा, जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा इसका जो रिस्पांस होगा ये वाइड स्प्रेड होगा। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे और ये कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के द्वारा होंगे। तो इस तरह से दो तरह के कोऑर्डिनेशन होंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो किसके द्वारा इंटरैक्ट किए जा रहे हैं या कोऑर्डिनेट किए जा रहे हैं? बॉडी के दो सिस्टम के द्वारा, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दोनों ही सिस्टम क्या करते हैं? ज्वाइंटली एक्ट करते हैं, मतलब साथ साथ काम करते हैं। करने मतलब जैसे मान लीजिए कोई हमारे बॉडी का हार्ट बीट है या हमारे बॉडी में ब्रीदिंग हो रहा है या कोई दूसरा फंक्शन हो रहा है, तो उस फंक्शन को ये दोनों लोग मिल करके कोऑर्डिनेट करेंगे। ये दोनों मिल करके कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं ये दोनों ही सिस्टम सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करते हैं। तो करने का मतलब आप कह सकते हैं हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों ही नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही ज्वाइंटली करने मतलब सिंक्रोनाइज है ना, सिंक्रोनाइज्ड फैशन में वर्क करते हैं। तो सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो दोनों ही ज्वाइंटली है ना, ज्वाइंटली फंक्शन करते हैं, तो मतलब ज्वाइंटली काम करते हैं। तो सिंक्रोनाइज्ड फैशन का मतलब क्या होगा? ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटरएक्ट द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। इसका मतलब आपका हो गया व्हेन बोथ सिस्टम आर ज्वाइंटली interact and coordinate the all function of body, हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को ये ज्वाइंटली दोनों एक साथ मिल करके काम करेंगे। तो ये आज के जो है इस लेक्चर में हमने सीखा कोऑर्डिनेटिव सिस्टम। अब दो कोऑर्डिनेटिव सिस्टम है, एक न्यूरल कोऑर्डिनेशन है और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों में से सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज के लेक्चर में यहीं तक हम सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम सीखने वाले हैं। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।